हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे एलडीसी भर्ती का पेपर। एलडीसी इस भर्ती के पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का करते हैं सॉल्यूशन। लीजिए, ये रहा इस पेपर का पहला क्वेश्चन। ये तो आपके साइंस से संबंधित हो गया। लीजिए, यहाँ से शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह जो है खाली जगह में विकसित करने का निर्णय लिया। यानी कि राजस्थान राज्य जो है, इन्होंने अपना प्रथम या फिर पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह जो है वो विकसित करने का निर्णय कहाँ पर लिया है? उदयपुर के अंदर, जालोर में, आपके कोटा के अंदर या फिर सिरोही के अंदर। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, जालोर। कहाँ पर? जालोर। जालोर, जिसका प्राचीन नाम हम पढ़ते हैं अक्सर जाबालीपुर। याद रखिएगा, इसी जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था जलालाबाद। क्या किया था? जलालाबाद। याद रखेंगे। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला क्या कह रहा है। अगला आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई जो है वो सबसे कम है? यानी कि आपके सामने चार चोटियां दे रखी है, आपको पहचानना है कि सबसे कम ऊंचाई की जो चोटी है वो कौन सी है। देखो, कुंभलगढ़ जो है वो आप सब जानते हैं, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। दिलवाड़ा जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1442 मीटर। तारागढ़ जो है, इसकी ऊंचाई है आपके 873 मीटर। और रघुनाथगढ़ जो है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अब आपको पूछा गया राजस्थान की अरावली निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़। याद रखिएगा, कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर के अंदर। दिलवाड़ा कहाँ पर है? आपके सिरोही के अंदर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यानी कि एक उत्सव है और नाम है आपके सामने, देखो, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव, जिसका आयोजन जो है वो आपके 25 से लेकर आपके 4 जनवरी 2026 तक, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? याद रखिएगा, जोधपुर में किया गया था। अच्छा, इसकी थीम भी क्या रखी गई थी? ऑपरेशन सिंदूर। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर की थीम की तर्ज पर था ये। तो ये कहां पर किया गया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर, जोधपुर। आगे, अगला अगला है आपके सामने, देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहित जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली, मकर संक्रांति, तीज या फिर दशहरा। अब यहाँ पर यह है कि वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर इनमें से आप देखेंगे तो भाई होली है, तीज है, मकर संक्रांति और दशहरा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिस त्यौहार की बात हो रही है वो है आपके सामने तीज। तीज याद रखिएगा, ये भी कौन सी है? तो याद रखिएगा, आ है आप आगे छोटी तीज। कौन सी है? छोटी तीज। छोटी तीज जो है वो कब आती है? तो आप कहेंगे सर श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया, जिसे हम कहते हैं श्रावणी तीज। क्या कहते हैं? श्रावणी तीज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जयपुर की। इसे एक अन्य नाम से और भी जानते हैं, वह है हरियाली तीज। याद रखिएगा, हरियाली तीज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए अभिकथन ए तो क्या कह रहा है कि छोटी जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है। आप कहेंगे सर कोई भी मुख्य नदी है और उसकी जो छोटी या फिर जो सहायक नदियां हैं उसके जल का उपयोग यदि हमें करना है तो छोटे बांधों का निर्माण क्या है, आवश्यक है। और इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ाने के रूप में होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ए भी सही है, आर भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। आगे अगला लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन ये भी। क्या पूछा जा रहा है देखिए, यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट के अंदर फसलों के नाम दे रखे हैं आपके सामने, भाई गेहूं है, बाजरा है, गन्ना है, कपास है। इधर उपयुक्त मिट्टी दे रखी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ और उच्च चिकनी मिट्टी है, रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी है, हल्की चिकनी या फिर भारी दोमट मिट्टी है। ये आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर मिलान करना है कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी होगी, बाजरे के लिए कौन सी होगी, गन्ने के लिए कौन सी होगी और कपास के लिए कौन सी होगी। लगभग तो हम इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो यही देखते हैं कि क्या पता जो हमें एक दो बिंदु आ रहे हैं क्या पता उससे जुगाड़ हो जाए। जैसे अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि कपास के लिए जो मिट्टी है वो तो कौन सी है, काली मिट्टी, यानी डी के अंदर ए आएगा। और डी के अंदर दो ही ऑप्शनों में है, एक तो देखो बी में है और एक डी के अंदर है। दिख नहीं रहा है क्या, एक बार देखो किसका देता हूं, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा, ये लो दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर वापस, ठीक है, देखिए तो यहां पर एक तरफ आपके सामने फसलें हैं और एक तरफ क्या है, मिट्टी का नाम है, ठीक है। देखिएगा भाई, गेहूं, बाजरा, गन्ना और कपास, कपास का मिलान करिए आप किससे, काली मिट्टी से। मतलब डी के अंदर ए है तो डी के अंदर एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इसको काट दीजिए, यानी ए और सी तो होंगे ही नहीं, ये तो कन्फर्म है, ठीक। फिर देखो बाजरा दे रखी है और बाजरे के लिए कौन सी है, आप कहेंगे सर रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी, यानी बी के अंदर 3 नंबर है। अच्छा बी के अंदर 3 नंबर इसमें नहीं है, इसमें है केवल, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ये तो एग्जाम हॉल के अंदर प्रश्न सोल्व करने का जुगाड़ है। बाकी देखिए गेहूं के लिए जिस प्रकार की मिट्टी चाहिए वो है आपके हल्की, चीकनी और भारी दोमट मिट्टी, ठीक है। और उसके बाद में फिर गन्ने के लिए आपके जलोढ़ और उच्च चिकनी मिट्टी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे लीजिए, ये रहा आपके सामने बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन और काफ़ी सारी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। हमेशा वन लाइनर पूछा जाता है, इस बार एक साथ में ही पूछ लिया। क्या है देखिए, एक तरफ तो है आपके जल संरक्षण की विधियां और एक तरफ है जिले का नाम, यानी कौन सी जल संरक्षण जो विधि है वो कौन से जिले से संबंधित है। अब जहाँ पर देखेंगे तो देखिए जैसे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर झालरा है, बावड़ी है, यहाँ खादीन, खादीन का मतलब ये खड़ीन है, ठीक है, ये क्या है, खड़ीन है, यहाँ पर कुएं हैं। झालरा की बात आती है तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि मारवाड़ में जल स्रोत जो है वो झालरा कहलाता है। जैसे तूर का झालरा, महिला बाग का झालरा कहाँ पर है, जोधपुर, तो झालरा तो मिलान कर दीजिए जोधपुर से, ठीक है। बावड़ी की हम बात करते हैं तो आपके सामने टॉप पर ही रहा बूंदी, बूंदी जिसे हम कहते हैं बावड़ियों का शहर, मिलान कर दीजिए इससे। फिर है खड़ीन, खड़ीन जो है वो आप सब जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर के अंदर परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि है उसे क्या बोलते हैं, खड़ीन, और ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई। और उसके बाद में फिर क्या बचे, कुएं, तो मिलान कर दीजिए बीकानेर बचे, बस। तो ये एक तरफ जल संरक्षण की विधि और एक तरफ जिला। वरना पहले क्या है, क्वेश्चन आता था कि निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। चलिए
क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा ना। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, और ऑप्शन है आपके सामने ये: जालरा, खड़ीन, बावड़ी और नाली। ये लो, ये ऑप्शन आ जाएगा। कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, ऐसे। आगे अगला देखिए, अगला है आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए तो देखिए, सोल्व करने का एक तरीका होता है। क्या है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है कि हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए क्या बात है। यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन अभिकथन ए है और दूसरा उसका कारण आर का है। ठीक है, क्या है? ये कह रहा है कि सागौन के पेड़ जो हैं वो मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है। सागौन के पेड़, या फिर इसे हम कह सकते हैं सागवान। और हम सब जानते हैं कि सागवान जो है वो राजस्थान के कौन से एरिया में है? तो आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान में है, ना कि उत्तरी में है। इसका मतलब है कि ए जो है वो तो क्या है, गलत है। अब देखो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। हमने कहा ए तो गलत है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी देखो, ए व आर दोनों ही सही है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी देखो, ए सही है लेकिन आर गलत है, हमें पता है ए गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा ही केवल एक ही है, कौन सा? डी, जहां लिखा हुआ है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो एग्जाम हॉल के लिए तो हमारा यहां पर प्रश्न हो गया कौन सा? डी इज ए करेक्ट आंसर। बस। तो सागवान के जो पेड़ हैं वो आपको, वृक्ष जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? दक्षिण राजस्थान में। और फिर आर क्या कह रहा है कि सागौन के पेड़ अत्यधिक पाला सहन नहीं कर पाते हैं, और ये बात जो है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर ए गलत है और आर क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। तो एग्जाम हॉल के अंदर आप थोड़ा सा इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो घबराए नहीं बिल्कुल भी, सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका रखें, क्या पता जुगाड़ हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहत राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। अब यहाँ पर वृहत राजस्थान के गठन की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो जो हिस्से थे वो आपके 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? देखो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और आपके कौन सी? जैसलमेर। अब इनमें से पूछा जा रहा है कौन कौन सी हिस्सा थी। तो अब देख लीजिए, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर तो नहीं थी ना। तो ए बी और सी, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे। तो साइंस का आ गया, चलिए आगे। ये रहा आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन गलत है? यहाँ पर कौन सा जो है वो गलत दे रखा है, यह आपको पहचान करना है। जैसे यहाँ पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर में है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ये तो सही है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झालावाड़ दे रखा है। आप कहेंगे सर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो बी गलत है। बाकी सी, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर में है, सरिस्का जो है वो आपके अलवर में है। यहाँ पर बी जो है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का प्राय मान लिया जाता है?
यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जिसे कभी कभी राजस्थानी बोली का भी क्या मानते हैं, प्राय मान लिया जाता है। तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में यदि हम बोलियों की बात करें तो देखिए हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं ना, वो देखो मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी और आपके कौन सी है, मेवाती। प्रमुख रूप से तो ये 5 है। हालांकि मेवाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है, हाड़ौती जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। प्रमुख रूप से 5 ही है। और इनमें सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो है आपके कौन सी, मारवाड़ी। तो कभी कभी जो राजस्थानी का प्राय मानी जाती है वो है मारवाड़ी, याद रखिएगा मारवाड़ी। लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान में विशुद्ध रूप से मारवाड़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है, याद रखिएगा जोधपुर में। बड़ी मीठी बोली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला देखो, अगला है आपके सामने, ये रहा। क्या पूछ रहा है, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है, जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती हैं, कुछ के हाथों में लाठियां होती है और कुछ के हाथों में रुमाल होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कह रहा है कि ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है, पुरुष ही होते हैं केवल, मुंह में तलवार होती है, हाथों में लाठियां होती है और कुछ जो हैं उनके हाथों में रुमाल बंधे होते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य है, बम नृत्य है, वलार नृत्य है यानी कि ये वालर नृत्य है, ढोल नृत्य है या गुड़दा नृत्य है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिस नृत्य की बात हो रही है वो नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा ढोल नृत्य है वो। ढोल नृत्य जो है वो कहाँ का है आप, तो आप कहेंगे सर जालोर का है, याद रखिए। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है डॉक्टर जय नारायण व्यास को, याद रखिएगा डॉक्टर जय नारायण व्यास को। बाकी देखिए गुड़ला नृत्य जो है वो आप सब जानते हैं मारवाड़ का है। वालर नृत्य जो है वो आपके ग्रासिया जनजाति का है, जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ये दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। और याद रखिएगा ये बिना वाद्य यंत्र का है, बिना वाद्य यंत्र का है, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र। और बम नृत्य जो है वो आपको पता ही है, बम नगाड़ा, ये मेवात क्षेत्र का है। तो फिर ऑप्शन बचा कौन सा, सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर, ढोल नृत्य। लीजिए अगला क्या कह रहा है, अगला है आपके सामने कि कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत घनघोर के अवसर पर अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधिवत पूर्व आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर पूछा जा रहा है कि घनघोर के अवसर पर मुख्यतः कौन सा गीत है जिसे कुंवारी और विवाहित जो महिलाएं हैं वो दोनों 16 दिनों तक गाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जिस पर्व की बात हो रही है वो तो पर्व है कौन सा, घनघोर पर्व है। हम सब जानते हैं कि घनघोर पर्व जो है वो कितना दिन मनाया जाता है, 18 दिन। हाँ 16 दिन ही पूजा होती है, इसीलिए 16 दिन ही गीत गाया जाता है। इसलिए आपको पूछा भी जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो याद रखिएगा घनघोर। और इसी घनघोर के अवसर पर निम्न में से इनमें से कौन सा जो है वो लोकप्रिय नृत्य है, ख्याल है, बन्ना बन्नी है, बिंडोला है या घूमर है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कौन सा है, घूमर है। इसीलिए आपको पता हो तो एक अकादमी है कौन सी, वो है आपके घूमर घनघोर नृत्य अकादमी, घूमर घनघोर नृत्य अकादमी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि घनघोर के अवसर पर मुख्यतः कौन सा, घूमर या घूमर नृत्य निम्न में से किया जाता है मुख्यतः घनघोर पर्व पर। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे अगला लीजिए, अगला आपके सामने है, यहां पर पूछा जा रहा है, ये रहा। पूछा गया है राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, बताइए।
पूछा गया आपसे कि राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। चूरू है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है या फिर कोटा है। आप कहेंगे सर ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है आपके सुजानगढ़। सुजानगढ़ चूरू याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर काले हिरणों हेतु प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लीजिए अगला क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि ये जो इलाका है, कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ जिले हैं, अब ये तो आप सब जानते ही हैं। ये कौन सा इलाका है, तो आप कहेंगे सर ये हाड़ौती का है। कौन सा है, हाड़ौती का इलाका है। और यहां पर आपसे पूछा गया कि हाड़ौती क्षेत्र में निम्न में से मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो लेटेराइट है, काली है, लाल पीली है या मरुस्थलीय है, तो आप कहेंगे सर यहां पर है काली। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक कहां पर है। जोधपुर के अंदर है, उदयपुर में है, कोटा में है या फिर भरतपुर के अंदर है। यहां पर पूछा जा रहा है किस जिले में जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जनसंख्या घनत्व की बात यहां हो रही है और हम सब जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व हमारे राजस्थान में 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने जयपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप कहेंगे सर 595। लेकिन आजकल आपको पता है सर्वाधिक पूछा जाता है 2 नंबर, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर कौन सा है जिला, वो है भरतपुर। और कितना है, तो याद रखिएगा 503। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जयपुर ऑप्शन में ना होकर कौन सा है, भरतपुर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये तो हम जो एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका भाग फर्स्ट है। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगले सेशन में, और भी देखेंगे किस प्रकार के नए और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।